नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल शिक्षा हब में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि कल जहां तक हम लोग प्रश्न कर लिए थे उससे आगे आज हम लोग प्रश्न करेंगे। जो स्टूडेंट अगर इस सीरीज को ज्वाइन कर लिए हैं और कल वाले लेक्चर्स को देख लिए हैं उनको मालूम होगा कि हम लोग कितने प्रश्न करने वाले हैं। 150 प्रश्न करने वाले हैं। और किस चैप्टर से? तो प्रकाश जो चैप्टर है यानी कि लाइट जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड इसके अंदर जो भी प्रश्न बन सकता है, हर एक टॉपिक से, हर एक पॉइंट से जो भी प्रश्न बन सकता है उस प्रश्न को मैं लेकर आऊँगा और आपको क्लियर कर दूंगा। तो जो स्टूडेंट इस बार CHS एंट्रेंस एग्जाम 2022 में देने वाले हैं और वो क्लास 11th के लिए, तो प्लीज़ आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं एक प्रकाश चैप्टर से ही नहीं, फिजिक्स में आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है यानी कि आपका जो भी फिजिक्स का सिलेबस है, मैं अपना चैनल्स पे सिलेबस का वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो उसमें जितने सिलेबस को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एनालाइज कर चुका हूँ, उस सारे सिलेबस पे उस सारे चैप्टर्स पे हम प्रश्न करेंगे MCQ टाइप, और उसका थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो हम लोग थ्योरी अभी फिलहाल प्रकाश का पढ़ चुके हैं और आज हम लोग फिर MCQ का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो आपसे एक बात का राय लेना था कि आप बताइएगा कि आपके क्लास टाइम को बड़ा किया जाए या नहीं किया जाए। 30 मिनट यानी कि 30 मिनट का है आपका क्लास टाइमिंग रहता है। इसको बढ़ा करके बड़ा करा किया जाए या इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है, अगर इस टाइम को बड़ा कर दिया जाएगा तो प्रश्न जल्दी ही जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो इतने पे 2-3 क्लासेस और लगेगा, क्योंकि 150 प्रश्न करना है हम लोगों को। क्या 150 प्रश्न करना है? 150 प्रश्न एक चैप्टर से। यह कोई ऐसे खेल नहीं है बाबू, क्योंकि 150 प्रश्न अगर एक चैप्टर से आप कर लेते हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपसे कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए आप प्रश्न को कर पाओगे, नहीं छूटने वाला है आपसे प्रश्न। तो चलिए अपने लेक्चर्स में बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का डैश प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, जो कि आप बताइएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो जरा ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण के द्वारा हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेंगे वह आभासी बनेगा। आभासी मतलब काल्पनिक बनेगा, और वह ऐसे सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इतना बड़ा अगर वस्तु है, क्या अगर इतना बड़ा वस्तु है तो इतना बड़ा बनेगा, उससे छोटा ही बनेगा ना उससे बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना जो तैयारी है उसको एक अच्छे मोड़ पर लेकर जाएं और अच्छे तरीके से तैयारी करें। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है CHS में और आपके फ्रेंड्स को नहीं होता है तो यह बहुत ही दुख का बात है, क्योंकि आप अलग हो जाओगे। वह किसी अलग स्कूल में पढ़ेंगे, आप किसी और स्कूल में। ओके, इसलिए शेयर कर दीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस सारे वीडियो को, प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तल दर्पण के संबंध में कौन गलत है। आपको बताना है कि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है और अवतल दर्पण होता है। ठीक है, दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक होता है हमारा समतल दर्पण, 3 प्रकार के। तो जो उत्तल दर्पण है इसके संदर्भ में कौन गलत है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें 3 आपको सही दिए हैं और 1 गलत दिए हैं। यानी कि आपको जो वो 3 सही है वो रट जाना है। तो अगर जितने भी सही है वो अगर आप याद कर लोगे तो गलत ऑटोमेटिक पकड़ लोगे। ओके, चलो देखते हैं कि क्या यह वाहनों के साइड मिरर में लगे होते हैं। क्या आपको तो मैं बता चुका हूँ कि उत्तल दर्पण जो है वाहन के साइड मिरर में क्यों लगा होता है। तो आप जा रहे हैं तो ये तो सही है, ये तो हमारा सही है। तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, इसको भी याद कर लेना है आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए यह। ठीक है, उसके बाद है, चलो आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होगा, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका उपयोग वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है।
उसके बाद इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, तभी तो हम लोग साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि इतना छोटा सा दर्पण में पीछे आप अगर बाइक चलाते हो तो आपको मालूम होगा कि पीछे के जितना बड़ा भी एरिया रहता है उसको कवर कर लेता है यह उत्तल दर्पण। तो यह भी हमारा सही है, यह भी हमारा क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, चलिए ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं। इसका यह हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब लीजिए यहाँ तो हम लोग देखें कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। तो यहाँ पे यह कैसे सही हो सकता है, यहाँ पे कैसे सही हो सकता है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा मुझे मालूम है, और हर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दे रहा हूँ MCQ के माध्यम से। अब लीजिए एक प्रश्न आ गया आपकी। चलिए, यदि U वस्तु का दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है और F दर्पण की फोकस है, तो निम्नलिखित में से कौन दर्पण का सूत्र होगा। बाबू देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि हम क्या बोले अब चलिए अब हम क्या बताएं आपको कि यह कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्या बोले, क्या मोस्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब कितना जितना ना बोल सके ना उतना इंपॉर्टेंट है यह। आप याद कर लेना, क्या करना, आप तो याद कर लेना इस फार्मूले को, ठीक है, नहीं तो पछताओगे और इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, मैं सीधे सीधे बता दूं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F होगा। ओके, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। इस पे नॉमेरिकल्स पूछा जा सकता है आपकी एग्ज़ाम में। इस फॉर्मूले पे आपसे नॉमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। आपका यू दे देगा, भी दे देगा, आपसे फोकस पूछ लेगा। तो अगर आप दर्पण सूत्र याद रखोगे तभी तो आप प्रश्न को इजी में कर सकोगे, नहीं तो कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो इसलिए याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि गोलीय दर्पण क्या है, ध्यानपूर्वक, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हम आपको बताए थे आवर्धन क्या होता है। चलिए, आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। इसका अनुपात क्या होगा, 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आवर्धन पूछे, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन गोवर्धन नहीं, आवर्धन, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है, तो प्रतिबिंब और, चलिए देखिए तो क्या होता है, तो प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या होता है। अगर किसी दर्पण, इसमें नहीं बताया है कि उत्तल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण द्वारा, यह डायरेक्ट बोला है कि दर्पण द्वारा, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन, अगर किसी दर्पण से हम लोग प्राप्त करते हैं आवर्धन, अगर वह आवर्धन हमारा ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या होता है। चलिए 20 नंबर का जो क्या है राइट आंसर, इसको देखिएगा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, इसी कारण हमारा जो आवर्धन है वह ऋणात्मक आता है। किसके कारण आता है, तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, इसी कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक बाबू, मैं आपसे देखिए, मैं आपसे कोई भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, यह सच है कि ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप तय नहीं कर सकते हो कि 20 नंबर यह प्रश्न है, ये प्रश्न आ जाएगा या ये प्रश्न आ जाएगा। इसमें से कोई भी प्रश्न आ सकता है आपकी एग्ज़ाम में, इसलिए आप पूरा पढ़ के जाओ ना, पूरा पढ़ कर जाओ, जो भी आएगा। लेकिन सिलेबस इतना, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़ो, सिलेबस से बाहर का कुछ नहीं। लेकिन सिलेबस में जो चैप्टर है उस चैप्टर के हर एक टॉपिक को पढ़ कर जाओ, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि वस्तु की ऊंचाई क्या है, देखिएगा ज़रा। वस्तु की ऊंचाई और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या ली जाती है। जो हमारा वस्तु का ऊंचाई है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, तो आप एक बात जान जाइए, जो वस्तु का ऊंचाई हमेशा लिया जाता है, जो है ये वस्तु, मान लेते हैं कि यह हमारा एक वस्तु है, यह एक हमारा वस्तु है, और इसका ऊंचाई हम लोग क्या लेंगे, हमेशा प्लस लेंगे। और उत्तल दर्पण, जबकि आप जानते हैं कि अवतल
हम कल के प्रश्न में करा दिए कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक। बाबू एक मिनट, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि फोकस दूरी को हम लोग छोटा एफ से सूचित करते हैं, ना कि बड़ा एफ से। तो जब जान गए कि अवतल दर्पण हमारा धनात्मक होता है, तो आप सॉरी ऋणात्मक होता है। क्या होता है हमारा अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है हमारा? ऋणात्मक होता है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमारा ऋणात्मक होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्न को देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस स्थिति में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्या कि किस स्थिति में, सुनिएगा जरा, किस स्थिति में दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का परिमाण इकाई के बराबर होगा? अब एक कैसा प्रश्न आ गया, इसको जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या समझेंगे? ध्यान से समझेंगे। इकाई के बराबर हो जाएगा। देखिए, जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान साइज हो। क्या? जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान साइज हो, ठीक है। जब क्या? जब एच यानी कि ए बी इज इक्वल टू ओ, यह समान बराबर हो, तब यह स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का परिमाण इकाई होगा, ठीक है। और जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा होगा, तो यह एक से क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या है? 23 नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह बाबू देखिए, मैं जो बोला वो आ गया। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं। किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो यहाँ अब क्या होगा? यहाँ हम क्या लेंगे? देखिए, यह एक न्यूमेरिकल प्रश्न आ गए हैं। अब इसको आप ऐसे ऑप्शन से कैसे याद कर लोगे? कितना प्रश्न याद करोगे? कितना, जब तक नहीं समझोगे। तो चलो हम दर्पण सूत्र आपको बताते हैं कि दर्पण सूत्र का कैसे उपयोग किया जाएगा। ऐसे जब प्रश्न आ जाएंगे तो क्या, ऐसे प्रश्न जब आ जाएंगे तो हम लोग कैसे यूज़ करेंगे दर्पण सूत्र को, और झट से आंसर कैसे बना लेंगे। इसको करेंगे हम छोटा, ठीक है, और इसको कॉर्नर में कर देंगे थोड़ा सा, और करेंगे हम लोग बैकग्राउंड चेंज। क्या कर ले? कौन से बैकग्राउंड? मुझे तो जो अच्छा लगेगा वहीं लूँगा। आ जाइए, थोड़ा सा येलो वाला इस पर लेते हैं। चलिए इस बैकग्राउंड पे हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा दर्पण सूत्र क्या है? पहले थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जो हमारा इसमें है, इसमें क्या दिया है, इसमें देख लेते हैं। हमारा जो u बराबर क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। u बराबर हमारा होता है दूरी। आप एक बात जानिए, थोड़ा सा मैं समझा दूं। चलिए, u बराबर होता है वस्तु की दूरी और v बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। यह याद रखेंगे। क्या? u बराबर होगा वस्तु की दूरी और v बराबर होगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, की दूरी। यह आप नोट कर लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यह प्रश्न, ठीक है। और एक बात, यह प्रश्न में बोला है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि हम क्या लेंगे? उत्तल दर्पण लेंगे। उत्तल दर्पण का वस्तु, इसको ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऋणात्मक, ठीक है। क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। थोड़ा सा हम देखते हैं। वस्तु की ऊंचाई उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की हमेशा ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। वस्तु और फोकस दूरी हमेशा क्या? ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ भी हम लोग वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेंगे और फोकस भी ऋणात्मक लेंगे।
अब मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। और चलिए अब देखते हैं कि हमारा प्रश्न में u बराबर कितना दिया है। हमारे जो प्रश्न हैं इसमें u बराबर दिया हुआ है, तो कितना दिया है ज़रा देखते हैं कि u बराबर हमारे प्रश्न में कितने दिए हैं। तो u बराबर -5, इसमें है 5, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस में लिया जाता है, तो हम माइनस में ही लेंगे। और हमारे रेडियस बराबर कितने दिया है, हमारा रेडियस यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर, वक्रता त्रिज्या आप जान रहे हैं कि क्या है, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना है। चलिए r बराबर जो थोड़ा सा देखते हैं, 1 मिनट फ्रेंड्स। अब चलिए देखते हैं इसमें r बराबर क्या है। चलिए आ गया, r बराबर इसमें दिया है 3 दिया है। अब एक बात हम आपको बताए थे ना कि r बराबर 3 है, तो एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए जो कि हम आपको लेक्चर्स के दौरान बताए थे और कल शायद प्रश्न भी कराए थे। और एक बच्चा का कुछ मैसेज भी आया था कि 8 नंबर प्रश्न गलत है। बाबू धैर्य बना कर रखिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा गलत है या सही है। उसके बाद r बराबर हम आपको एक बताए थे क्या होगा, जो कि देखिएगा एफ इज इक्वल टू हम आपको बताए थे r/2 बताए थे। क्योंकि आप देखिए थोड़ा सा यहाँ एक दर्पण है इधर, और यहाँ से हम ले लीजिए, यहाँ हमारा वक्रता केंद्र C है, यहाँ हमारा F है। तो देखिए F यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, तो इसका दुगुना ही ना C होगा। यहाँ हम 2F भी लिख सकते हैं या C भी लिख सकते हैं। ओके ओके, समझ गए। ऐसा ही यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे है। तो अगर मुझे एफ निकालना है फोकस दूरी, क्योंकि बिना फोकस दूरी के हम लोग दर्पण सूत्र यूज नहीं कर सकते, तो इसमें ना ही फोकस दूरी दिया है और ना ही प्रतिबिंब की दूरी दिया है, तो हम लोग फोकस दूरी खुद निकालेंगे। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब लीजिए हम लोग दर्पण सूत्र यहाँ पे लगाते हैं। तो हमारा दर्पण सूत्र पहले आपको मालूम होगा क्या होगा, 1/kV, क्या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/, छोटा एफ लेना है फ्रेंड्स, ठीक है, छोटा एफ लेना है। चलिए जो दिया है उस पर हम रखते हैं। तो इसमें हम लोग हमको बताना है प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि हमारा वस्तु का दूरी दिया है। एफ भी निकाल गया, क्योंकि रेडियस दिया है तो हम एफ, जाहिर सी बात है कि हम एफ निकाल लेंगे, तो आ गया। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न को, सॉरी चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 1/kV क्या हो गया, 1/kV। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आपके दिल में जो भी हो एक प्यारा सा कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए। प्लस के 1/v, यू की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा। यू की जगह पे क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे। तो -5 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग -5, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, MCQ करा रहा हूँ, लेकिन आपको बेसिक पूरा नॉलेज दूंगा, ठीक है। MCQ का मतलब ऐसा नहीं है कि ऑप्शन आया उसको टिक के निकल गए, ऐसा काम नहीं करना। तो यह प्लस और यह माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते तो ना अच्छा रहता, तो हम लोग यहाँ माइनस कर दिए। आप बाद में नहीं कीजिए, कहिएगा यहाँ पे हम प्लस लिए थे, हम लोग यहाँ प्लस लिए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा वस्तु का दूरी माइनस में है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, तो हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस क्यों नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 1/3/2 लिख देंगे। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, इसको करेंगे थोड़ा सा छोटा हम, जो कि देख लीजिए आप, इसको कर लिए हम थोड़ा सा छोटा और इधर कर दिए साइड में, आपको सब दिखेगा, आपको सब दिखेगा। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ हमको निकालना है वी निकालना है, तो या क्या करेंगे, या अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, 1/v जो है, 1/v है इज इक्वल टू, या 1 है इज इक्वल टू कर देंगे, और -1/5 को अगर 1/3/2 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, -1/5 को इधर भेजेंगे तो यह प्लस में 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। अगर थोड़ा सा मैं इसको समझाने के लिए आपको इधर लेकर आ रहा हूँ, देखिएगा ज़रा।
अगर 1/3/2 दे रखा है तो इसको हम लोग डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यह हमारा हर और अंश दोनों है, लेकिन 1 का अंश नहीं है, तो हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। और इसको अगर चेंज करेंगे तो यह हमारा 2 ऊपर के बटा में 3 आ जाएगा ना, बटा के 3 आ जाएगा। तो हम लोग कैसे लिख देंगे, तो 2/3 हो जाएगा और यह एक ख़त्म। तो अगर हम चाहें तो यहाँ इसको मिटा करके डायरेक्ट अब लिख सकते हैं ना, 2/3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, थोड़ा सा जब मैं मिटा दे रहा हूँ तो चलिए तब तक आप लोग जो स्टूडेंट लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बटा का जोड़ बना देंगे। ये तो भिन्न का जोड़ आपको तो आता ही होगा, नहीं भी आता है तो चलिए सीख लीजिए। 5 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 10 हो जाएगा और प्लस के 3 यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तो कुछ गलत नहीं, सॉरी 5 ओ हो 1 मिनट बाबू, 1 मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा मेरे बात पे। 10 हो जाएगा और 5 से भाग दोगे 5 5 13। ओके ओके ओके, यहाँ पे ठीक है। अब इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू या करो यहाँ 13/15। ओके, और इसको भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 एम। ओके, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में आ जाएगा। क्या होगा, प्लस में आएगा। अब यहाँ तक तो क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है जहाँ तक यहाँ तक आप क्लियर होंगे। तो चलिए हम अपने प्रश्न के पास आते हैं और प्रश्न में देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, दर्पण के पीछे या दर्पण के आगे। अब लीजिए यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन में हम लोग फंस गए। ये तो जान गए कि हमारा 1.15 मीटर आंसर होगा। ओह वाइट है इसलिए ना, 1.15 आंसर होगा। लेकिन अब दर्पण के पीछे होगा या दर्पण के आगे होगा, ये तो प्लस और माइनस से ही मालूम चलेगा। यह इसके चिन्ह से ही मालूम कर सकते हैं हम लोग। क्या ये इसके चिन्ह से ही हम लोग मालूम कर सकते हैं, यह समझ में आ गया। तो आप यहाँ से 1 नंबर लेकर चले जाओगे, नहीं तो गया आपका। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप बताएंगे मुझे। तो इसका जो आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और स्पेशली बाबू आप जो मुझे हमेशा कमेंट करते हैं, उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं वो प्रश्न का जवाब जरूर दिया कीजिए आप मुझे कमेंट में। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर बता दूंगा। कितना नंबर प्रश्न है, तो 23 नंबर प्रश्न मैं यहाँ तक कर दिया हूँ जहाँ तक ज़रूरी था। और ऑप्शन देखकर आपको आंसर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुझे बताओगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 24 नंबर है। क्या है, 24 नंबर प्रश्न है। ज़रा आप ध्यानपूर्वक 24 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा। 24 नंबर प्रश्न को अगर आप पढ़ते हैं, देखिए ये भी न्यूमेरिकल्स टाइप प्रश्न है। यदि ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 मीटर, यदि बस का दर्पण 5 मीटर है तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। अब लीजिए यहाँ तो प्रश्न था कि स्थिति क्या होगा, यहाँ पे है अब प्रतिबिंब का साइज क्या होगा। इस पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बाबू, जो कि आप जानते हैं आवर्धन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि m इज इक्वल टू यहाँ पे यूज़ होगा वस्तु प्रतिबिंब बटा की वस्तु। ओके ओके, चलिए तो जो हमारा v बराबर कितना दे रखा है प्लस में, तो दे रखा है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 1.15 बटे के माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो हम माइनस सॉरी माइनस तो लेना ही है यू को, क्योंकि उत्तल दर्पण है यह। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, तो माइनस से माइनस कर देंगे हम लोग कैंसिल, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, और इसको कट करेंगे तो निकल कर आएगा हमारा क्या आएगा, जो कि देखेंगे आप
जो कि आप देखेंगे जो इसका आंसर निकल कर आएगा 0.2323। अब लीजिए यहाँ तो प्रश्न यहाँ आ गया। अब तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है जो कि आपके नज़र के सामने है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की चाल अधिकतम होती है किस में होती है? निर्वात में होती है, वायु में होती है, जल में होती है, बर्फ में होती है। इसका मैं एक चार्ट दिया था आप लोगों को, ऐसे स्क्रीनशॉट करके बोले थे बाबू याद कर जाना। नो नहीं करोगे, नहीं करो, मेरा काम है आपको बता देना, नहीं करते हो। चलो अच्छा ही है, देख लो यहाँ पे क्या भुगतना पड़ेगा आपको अब। चलो बताओ 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो देख लो बाबू 25 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वह ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगर यहीं पे हम आपसे पूछ देते कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना है, आप बताओगे? बताओ कितना है? नहीं बताओगे, तुमको याद ही नहीं है, क्या बताओगे? याद ही नहीं है। इसका जो आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वायु में भी इतना ही होता है। ओके चलो आओ नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो इसका चाल और दिशा में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? लो पूरा डिफिनीशन ही आ गया। अब लो बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको बताया था ऐसे डायग्राम बना करके, ऐसे वाला, इसको क्या कहते हैं तुमको मालूम ही नहीं है। लो आप सोचते हो कि ये हल्का है, ये टॉपिक छोटा है, ये टॉपिक से प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन उसी से प्रश्न आ जाता है। चलो 26 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब हमारे प्रकाश है सघन माध्यम से, यह सघन माध्यम से यह विरल माध्यम में जब आते हैं, विरल माध्यम में आते हैं तो क्या आप नहीं बदलता है? और क्या क्या अगर आपको मालूम होगा कि क्या क्या बदल जाता है तो आप क्या नहीं बदलता है खुद डिसाइड कर लोगे। अगर वही नहीं मालूम है तो इस प्रश्न को आप गलत करोगे ही। तो देखो 27 नंबर का आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश का तरंग बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा, गति एवं दिशा बदल जाएगा, लेकिन यह हमारा ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति नहीं बदलेगा। रट जाना इस प्रश्न को। चलो 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक किसका अनुपात है? तो 28 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, और यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। ठीक है, यह आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। तो वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? चलो ये भी आप लोग याद नहीं करोगे, याद कर लेना। वायु का जो अपवर्तनांक होगा 29 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको रट जाना है आप। 1.0003 आंसर। ठीक है, 3 आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप इससे कितना सीखे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। और इससे आगे आने वाले हर एक वीडियो के लिए हर एक प्रश्न आप जानना चाहते हैं, ऐसे देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आ रहा हूँ। तो अगर जो नए बच्चे हैं प्लीज़ अभी ही सब्सक्राइब कर लेना मेरे शिक्षा हब चैनल को, और बगल की घंटी को प्रेस कर लेना, ताकि आप आने वाले प्रश्नों को, आगे वाले चैप्टर को मिस ना कर सकूं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।